भारत की आत्मा गांव में बसती है। कहा जाता है कि भारत की समृद्धि गांव से होकर के गुजरती है। आज हमारे साथ में दार्शनिक बी के सचान साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गांव से आज लोग छोड़ करके शहर की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर किसान को क्या अपने गांव की तरफ वापस लौटना चाहिए, अपने उसी पुराने वातावरण को दोबारा अपनी बगिया को सजाने के लिए, संवारने के लिए उसे वापस आना होगा, या फिर इसी भौतिकवादी जगत में, भौतिकवादी संसार में फंस करके किसान रह जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, किसान शहर की तरफ पलायन कर रहा है और जो गांव की स्थिति है आज वो बद से बदतर होती जा रही है, बदहाल होती जा रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इस देश की आत्मा जो है गांव में बसती है, और कई बुद्धिजीवियों ने कहा है कि विकास का रास्ता गांव से होकर के गुजरता है। और मैं आपको बता दूं कि जब संस्कृति विषय है तो कहीं एक शब्द आप ऐसा नहीं सुन पाओगे कि शहर संस्कृति। नहीं, बिल्कुल। ये तो आपको लिखा मिल जाएगा, कृषि संस्कृति, गांव की संस्कृति। बिल्कुल। तो हमारे देश की जो बात है, ऐसे देश जिनके पास भौगोलिक क्षेत्र कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऐसे देशों की आत्मा वास्तव में गांव में ही बसती है। अब गांव में इसलिए बसती है, जो मनुष्य का जीवन है, बेशक आज 30-35% लोग गांव छोड़ करके और बड़े बड़े शहरों में निवास करते हैं और बड़े बड़े लोगों के कारोबार हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी की जब बात आती है तो उनकी सारी ज़रूरतें गांव से ही पूरी होती हैं। लेकिन फिर भी अभी प्रश्न ये है कि जो हमारा जैसे रोटी है ना, किसी ने लिखा है, भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। दुनिया में चाहे जितने विषय हों, चिकित्सा के हों, साइंस के हों, अर्थशास्त्र के हों, भूगोल के हों, कोई भी विषय हो, और कोई कितने बड़े विषय का ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा ना मिले तो वो विषय उसके लिए बेकार है। तो अल्टीमेटली हमें रोटी चाहिए, और शुद्ध रोटी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए। तो इसके लिए हमें गांव के विकास, गांव की संस्कृति, कृषि की संस्कृति, ये जो विषय है ना, ये भी विषय नए इजाद होने चाहिए। विषय तो हैं, लिख दिया गया कृषि संस्कृति, लेकिन एक भी पुस्तक नहीं मिलती है कि जो कृषि संस्कृति पर लिखी गई हो, जो ग्रामीण संस्कृति पर लिखी गई हो। तो आज ज़रूरत है कि हमारी नीतियों को, पढ़े लिखे लोगों को, सबको मिल करके कृषि संस्कृति, ग्राम संस्कृति को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। नहीं तो जो विषय आपने एक और प्रश्न पूछा कि जिस देश की आत्मा गांव में बसती है, जिस देश का विकास गांव से होकर के गुजरता है, वहाँ से लोग पलायन करके शहरों की ओर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक चिंता का विषय है। और देश में एक एम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की बहुत भयानक समस्या है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमने पिछले करीब 50 सालों से जो कृषि संस्कृति को तो एक किनारे रख दिया, कृषि और गांव की संस्कृति को एक किनारे रख करके हम विशुद्ध रूप से भौतिकवाद, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में खो गए। अब टेक्नोलॉजी और विज्ञान क्या करता है, जो भी व्यक्ति विज्ञान का जानकार है या जिसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो उस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के नाम पर धनाढ्य बनने का प्रयास करता है। तो जब वो धनाढ्य बनने का प्रयास करता है तो अपनी जो
खोखली, जो मतलब जिनका कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है कि इनके अच्छे या बुरे रिजल्ट कैसे होंगे, आज की तारीख में बताया गया ये तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो वो टेक्नोलॉजी जब बेची जाएगी तभी पैसा आएगा। तो वो टेक्नोलॉजी गरीब को गांव में बेच बेच करके कुछ लोग धनाढ्य बन गए। हुआ क्या, गांव की संपूर्ण संस्कृति नष्ट हो गई। अब गांव की संस्कृति क्या थी? गांव की संस्कृति थी कि गांव में 1 या 2 या 3 बढ़िया जलाशय होते थे। वहाँ पशुओं को पानी पिलाया जाता था, कपड़े साफ किए जाते थे, स्वयं नहा लिया जाता था, पानी की बर्बादी नहीं थी। अब वो तालाब नष्ट हो गए। जमीन के नीचे टेक्नोलॉजी ने क्या किया, अरे वो किसी ने कहा साहब हमारे गांव में तो जलाशय सूख गया। बोले नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो, मैं बोरिंग करके और अभी ज़मीन के नीचे से पानी निकाल दूंगा। बोरिंग की और ज़मीन के नीचे का पानी निकालना शुरू, और पानी भूगर्भ जल का दोहन प्रारंभ हो गया। इस व्यक्ति को ये पता नहीं था कि ये भूगर्भ जल में जो पानी नीचे है वो नीचे पानी इसलिए है क्योंकि बारिश का पानी जलाशयों में एकत्र होता है और वो सीपेज होकर नीचे जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही पहले लोग बैल से खेती करते थे। तो वो बोले अरे बैल तो कितना जोत लेते हो एक दिन में? बोले एक दिन में बस 1 बीघा। बोले ट्रैक्टर है ना टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर एक दिन में 100 बीघा खेत जोत देगा। ट्रैक्टर आया, बैल चला गया, नहीं तो बैल फसलों का अवशेष खाता था और गोबर कर देता था। खेत जोतते समय अपना मलमूत्र का विसर्जन खेत में करता था, और जब घर में होता था तो उसका मलमूत्र घूरे में डाल दिया जाता था, खाद बनती थी और लौटा दिया जाता था। तो इतनी खाद थी कि रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत नहीं थी। अब बैल जब से हटा और यूरिया DAP आई तो वो रासायनिक उर्वरकों पर डिपेंड हो गया, और गोबर की खाद बनाना, हरी खाद बनाना, कंपोस्ट खाद बनाना, ये विषय उसके यहाँ से हट गए। खेती में पहले कृषि संस्कृति या गांव संस्कृति क्या थी कि गांव में 100 किसान हैं तो उसमें 12, 15, 20 परिवार भूमिहीन हुआ करते थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, और 10, 12, 15 परिवार ऐसे होते थे जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी। तो जिनके पास ज़मीन अधिक होती थी उनके हर घर में एक एक भूमिहीन परिवार अटैच था, और वो परिवार पूरा इनकी खेती में सहयोग करता था, और साल में 2 बार जो फसल कटती थी तो उसी से उनके परिवार का खर्चा चल जाता था। शहर की तरफ किसी का रुझान नहीं था। गांव में महुए के पेड़ थे, बहुत सारे वन वनस्पतियाँ ऐसी थी कि गरीब का 150 रुपया तो वो पता चला महुआ को बीन करके ढाक के पत्तल, ढाक के पेड़ के पत्तों से पत्तल दोना बना करके और बकरी पाल करके और ये करके, मतलब कुछ ना कुछ करके उसको 2 पैसा मिल जाता जिसके उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती। अब ना गांव में पेड़ बचे, मछली खाने के शौकीन लोग कभी मछली खरीद के नहीं लाते थे। गांव में कुछ लोग तब भी मांसाहारी थे, तो तालाब में बंसी डाल के मछली पकड़ लेते थे और मछली बना के खा लेते थे। यानी कि गांव के किसी व्यक्ति को मछली बाज़ार से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं थी। आज मछली का शौकीन बाज़ार से जो है मछली खरीद के लाता है, जिसको महुआ खाने की आदत है महुआ खरीद के लाता है, और ट्यूबवेल का और बोरिंग से पानी निकाल रहा है। और खेती में चूँकि सारे निवेश हम बाज़ार से, बीज भी बाज़ार से, खाद भी बाज़ार से, दवा भी बाज़ार से, जो छोटे किसान हैं उनको ट्रैक्टर का किराया देना है, तो वो कुल मिलाकर के खेती में लागत बढ़ गई और आमदनी कम हो गई। और भौतिक संसाधन का युग आ गया, भौतिकतावाद का युग आ गया। तो अब चूंकि हर व्यक्ति को भौतिक संसाधन चाहिए, तो खेती से तो भौतिक संसाधन उस पूरे नहीं मिल रहे हैं उसको, तो फिर वो कहता है कि अब शहर की ओर चलो।
तो वो शहर की ओर आ रहा है। शहर में तो पहले से ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि भीड़ है, और सबको यहाँ अभी भी रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं, और गांव से एक और लंबी चौड़ी भीड़ चली आ रही है। तो ये जो कृषि है या गांव है, इसकी जो संस्कृति है उसको पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी फिल्म में गाना है। और वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि हम कितने भी विकास के आयाम छू लें, लेकिन शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध ऑक्सीजन आगे आने वाले 10 साल 15 साल बाद बचेगी या नहीं बचेगी, एक संदेह है। सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को। ये इतने बड़े बड़े रिसर्चर हैं, इनके दिमाग में तो ये ख्याल में तो होगा ना सर, कुछ सोच तो चल रहा होगा ना, कुछ तो काम देखिए कर रहे सुनिए, हैं। हमें नहीं पता किसके दिमाग में होना अलग बात है। सर और इतनी बड़ी मशीनरी है, भारत सरकार है, तो सुन तो लो, दिमाग में कौन सा व्यक्ति ऐसा है पढ़ा लिखा जिसके दिमाग में ये नहीं है कि पानी खत्म हो रहा है? कौन सा व्यक्ति है जिसके दिमाग में ये बात नहीं है कि ज़मीन की उर्वरता कम हो रही है? कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं पता कि बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है? ये तो विज्ञान कहता है ना कि ग्लोबल वार्मिंग, अरे साहब तापमान बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन, मतलब जलवायु परिवर्तित हो रही है दिन पर दिन। संकट तो सबको पता है, लेकिन समाधान क्या है? तो समाधान की ओर की तरफ बढ़ना होगा। हमें जानकारी है कि पर्यावरण प्रदूषित है, और हमें यह भी मालूम है कि पर्यावरण इतने प्रकार का प्रदूषण होता है, लेकिन वो प्रदूषण कम कैसे किया जाए, इस पर कोई कार्य योजना, इस पर कोई रणनीति उसकी कमी है। वो ना कोई बनाता है, और वो इसलिए नहीं बनाता है कि जितनी ये पढ़ी लिखी आबादी है ना, जो कहते हैं कि मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं फिर बता दूँ, उनके अपने निहित स्वार्थ प्रकृति और समाज के कल्याण से कहीं ज़्यादा ऊपर है। कल देश का क्या होगा, इससे उन्हें कोई फर्क कल प्रकृति नष्ट हो जाएगी, कल इस धरती से मानवता समाप्त हो जाएगी, इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। उनको ही मालूम है कि आज तो मेरा जीवन चल रहा है ना, और मेरा तो जीवन आनंद से चल रहा है, कौन किसकी परवाह करता है। एक अंतिम सवाल सर, किसानों को बीड़ा उठाना पड़ेगा? बीड़ा तो मैं बता दूं, और इस संपूर्ण व्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो किसान और मजदूर ही है। कैसे? देखिए आप, टेक्नोलॉजी की बात बताऊं आपको। किसी ज़माने में गांव में, शहर में, कस्बे में नाली खोदनी है, नाला खोदना है, सड़क बनानी है, तो मजदूर काम करता था फावड़ा लेकर के। तो वो जो भूमिहीन था, जिसको मजदूरी से जिसका काम चलता था, तो वहाँ भी बड़े लोगों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। बड़ी बड़ी मैकेनाइज मशीनीकरण आ गई, जेसीबी खोदने लगी, LNT मशीन है। तो गरीब का भी रोजी रोटी तो इन लोगों ने मार दी। और किसान की बात करेंगे तो किसान की ज़मीन की उर्वरता नष्ट हो गई, उसके ज़मीन के नीचे का पानी सूख गया, उसके खेत की मेड़ का पेड़ कट गया, उसके यहाँ पेड़ों के कटने से बारिश कम होने लगी, तो किसान का भी बुरा हाल है। बिल्कुल। तो देखिए, जिसके पाँव में बीमारी फटी है वही उसका समाधान, वो अपनी बीमारी कैसे ठीक होगी, ये उपाय उसको करना पड़ेगा। वही मैंने कहा ना, किसान को। अब बीमारी तो मेरे पैर में फटी है, और इस बीमारी का इलाज सरकार करेगी, ये तो हमें समझ में आता नहीं। क्यों करेगी सरकार? बिल्कुल, कोई क्यों करेगा? बिल्कुल, किसानों को बीड़ा। तो इस आधुनिकीकरण, इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान का, आधुनिकीकरण का, टेक्नोलॉजी का जो लाभ है वो चंद 10, 15, 20% लोग उठा रहे हैं। जो किसान है, किसानों में भी जो बड़े समृद्धशाली किसान हैं वो उठा रहे हैं,
लेकिन इस देश में जो करीब 85-90% जो मझोला और छोटा और सीमांत किसान है वो पीड़ित है और मजदूर पीड़ित है। अब इनको अपनी पीड़ा के निवारण के लिए यही करना पड़ेगा कि वो अपनी ज़मीन को ठीक करने के प्रयास में लगे, यानी कि रासायनिक खादों से थोड़ा सा मोह भंग हो जाए उनका, और कहें कि नहीं हम अपना बैल पालेंगे, बैल से खाद गोबर, पुरानी प्रवृत्ति ठीक है ना। बिल्कुल अपने गांव के जलाशय को कैसे ठीक करना है, बिल्कुल। क्योंकि पानी की बर्बादी भी रोकनी है। हम ऐसी फसलों की बुआई ना करें जिसमें जो है बहुत ज़्यादा यूरिया वो पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्रकृति को समृद्धशाली बनाना, चूँकि मैं बता रहा हूँ कृषि का सीधा रिश्ता प्रकृति से है। और संस्कृति जो शब्द है ना, संस्कृति साइंस का विषय नहीं है, संस्कृति आध्यात्म का विषय है, ठीक है ना। और आध्यात्म का मतलब ही है प्रकृति को साथ लेके चलना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी टेक्नोलॉजी प्रकृति को साथ लेके नहीं चल रही, वो भौतिक संसाधनों को साथ लेके चल रही है। तो हमें प्रकृति को साथ लेके चलना है, और प्रकृति का नाम है, प्रकृति जो है एक समृद्धशाली प्रकृति, जिसको हम कहते हैं कि इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी और प्रकृति और इकोसिस्टम क्या है? एक निर्धारित भूभाग पर, जैसे किसी गांव में अगर 1000 एकड़ का रकबा है, मतलब 1000 एकड़ की ज़मीन है, तो उसके 200 एकड़ में कम से कम 200 एकड़ ज़मीन हरे भरे पेड़ों से ढकी होनी चाहिए। उसमें 50 एकड़ ज़मीन में जलाशय होना ही चाहिए। अब चाहे ग्रामीण सार्वजनिक जलाशय हो या इंडिविजुअल जलाशय किसी को बनाने पड़े, जमीन जो शेष ज़मीन बचेगी उसमें जीवांश कार्बन 1% होना चाहिए। तो ज़मीन उर्वर हो, 5% एरिया में जलाशय हो, 20-25% एरिया में जंगल हो। अब ये जंगल में नाना प्रकार के पक्षी हों, जलाशयों में नाना प्रकार के जलचर हों, ज़मीन में नाना प्रकार के थलचर हों। इसको कहते हैं समृद्ध प्रकृति, वैभवशाली प्रकृति। और जब ऐसा होता है, आप ये कल्पना करें जरा, किसी गांव में अगर 20% एरिया में जंगल है, तो उस गांव के कई सारे लोगों का तो कारोबार या रोजी रोटी उस जंगल की जो लकड़ियां, पेड़ जो सूख जाते हैं उनको लकड़ी बेचने से चल जाएगा। कुछ लोगों का कारोबार वहाँ मधुमक्खी के छत्ते हैं तो शहद व्यवसाय से चल जाएगा। कुछ लोगों का कारोबार जो उन पेड़ों से जो औषधियाँ प्राप्त होती हैं, चाहे नीम की निमौली हो, चाहे महुआ हो, चाहे ढाक के पत्ते हों, चाहे इनसे मिल जाएगा। उस गांव में जहाँ पर 20% एरिया में जंगल हैं, वहाँ 10-15% परिवार बकरी पालन करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। और जहाँ समृद्ध प्रकृति होगी, जिस गांव की प्रकृति समृद्ध होगी, उस गांव में की ज़मीन उर्वर होगी, वहाँ पानी होगा, तो ना बोरिंग कराने का झंझट है, ना सबमर्सिबल खरीदने का झंझट है, ना बिजली का बिल देने का झंझट है, ना यूरिया DAP डालने का झंझट है। और जहाँ जलचर थलचर नपचर होंगे वहाँ कोई फसल में रोग या कीट बीमारी भी नहीं लगती है। तो ये रासायनिक जो फसल सुरक्षा रसायन उनको भी डालने का झंझट नहीं है, और धीरे धीरे ठीक है ना, समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं हैं, बेरोजगारी कहीं नहीं है। रोजगार जो है एक सरकार, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उसकी एक सीमा है ना कि एक सरकार कितने लोगों को रोज़गार दे सकती है, एक इंडस्ट्री वाला कितने लोगों को रोज़गार दे सकता है। लेकिन अगर हम प्रकृति की समृद्धि की बात करते हैं और गांव की, इस देश के हर गांव की प्रकृति को समृद्धशाली बना देते हैं, तो वहीं से बेरोजगार की समस्या भी समाप्त होगी। मतलब ही नहीं, कोई बेरोजगार नहीं है। अरे मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ, जब 10, 11, 12 साल का था ना, मेरे गाँव में कोई बेरोजगार नहीं था। बिल्कुल। कुम्हार था, लुहार था, बढ़ई था, नाई था, धोबी था, ये था, वो था, जुलाह था, दर्जी था। हम लोग कपड़े सिलवाने के लिए कभी उसको पैसा नहीं देते थे, बुला लाते थे कि चाचा चलो मेरे कपड़े आए हैं, हमारे कपड़े ऐसे सिल देता था। साल के अंत में क्या है कि वो हमारे जो खलिहान में उपज आई है ना,
उससे उसको कुछ हिस्सा दिया जाता था। तो एक ऐसा एक सिस्टम था कि गांव की ऐसी संस्कृति थी कि सबका कारोबार चलता था और पेट पालने के लिए कारोबार ही होना चाहिए, रोटी सबको मिलती रहे और एक सामाजिक समरसता बरकरार रहे, इससे हसीन जीवन क्या हो सकता है। तो गांव की संस्कृति को, प्रकृति की संस्कृति को एक बार फिर जीवित करने की ज़रूरत है। और जो वर्तमान जो विकास की अवधारणा है ना, ये आदमी को ऐसी जगह ले जाके मारेगी जहाँ कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बीके सचान साहब। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक नया शो हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। हम उन शख्सियतों को ढूंढेंगे जिन्होंने इस देश में कुछ योगदान दिया है और अपने चैनल के माध्यम से आज वो कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं और क्या कर रहे हैं, हम आप लोगों तक उनकी कहानी पहुँचाएँगे। जल्दी वो शो आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वतंत्र न्यूज़।